हेलो, वेलकम टू आयन रिवॉल्यूशन। दिस इज मयूरी कश्यप। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम नीट का क्रैश कोर्स भी जो बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स की क्रैश कोर्स तो चल ही रही है बच्चों। बायोलॉजी का आज से हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे लोग, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम एक चैप्टर एनसीईआरटी का कवर कर ले और अच्छे से नीट एग्जाम से पहले सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर करते हुए चले। तो पहले बच्चों हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन ईजी टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। जितना ज़्यादा कवर कर पाएंगे वो सारा हम एनसीईआरटी का कवर करेंगे बच्चे लोग। उससे पहले एक बार आप अपनी टीम के बारे में बता दें बच्चों। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे आईएनए की टीम है, आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है, जिसमें शुभम सर आपको आने वाले कुछ टाइम में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुछ पर्सनल रीजन से ये अभी हमारे साथ क्लास नहीं ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है अभी मैथ्स विष्णु श्रीमल सर ले रहे हैं, राज गौतम सर ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और रजनीश चौधरी सर ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंड माई सेल्फ मयूरी कश्यप, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों। तो हमारी टीम जो है बहुत ही बेहतरीन टीम है, आईआईटीएंस की टीम है जैसा कि आपको पता है बच्चों। और हम सब मिल करके आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा हो बेहतर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स, जिसमें आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी के एनसीईआरटी को हम कवर करा रहे हैं। बाकी रेस्ट हमारे 11th और 12th की बैचेस जैसे चल रही है वैसे चलेंगी बच्चों। क्लास 11th का तो स्टार्ट हो ही गया, कुछ दिनों में हम क्लास 12th का भी बैच लेके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ये क्रैश कोर्स है, कोशिश करेंगे नीट एग्जाम से पहले सारे के सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर ले, ठीक है ना बच्चे लोग। सो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर कट देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर करेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, पूरा लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, एंड देन आफ्टर हम प्लांट फिजियोलॉजी एंड ऑल साइटोलॉजी ये सारा कुछ डील करेंगे, यानी सारे चैप्टर्स को हम एनसीईआरटी बेसिस पे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चे लोग चैप्टर 16 यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हम देखते हैं, तो हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको समझा दूं डाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? जो भी फूड, जो भी भोजन, जो भी खाना आप खाते हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो भी फूड लेते हैं उस फूड को हम किस फॉर्म में लेते हैं, आपको अच्छे से पता है। हम फूड को लेते हैं किसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हैं बच्चे लोग? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाता है बच्चों? डाइजेशन कहलाता है। अनदर एब्जॉर्प्शन। तो आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन आप फूड क्यों लेते हो? ताकि आपको एनर्जी मिले। तो आपके बॉडी के हर सेल्स क्या करेंगे? इस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, हर सेल्स तक ये पहुंचेगा, तभी एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि सेल में क्या होता है, सेल के इनसाइड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो रहा है बेसिकली, और सेल के इनसाइड यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी में एनर्जी रिलीज होता है। आपको अच्छे से पता है, इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी 9th 10th में हम आप लोगों ने पढ़ा है। सो बेसिकली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमें यही पढ़ना है कि किस तरह से फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप लेते हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से सिस्टम से पास होता है, किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी चाहिए, और सारे को एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए फूड तो लेना ही पड़ेगा। यही जो फूड है, इसी फूड से क्या मिलता है बच्चों? एनर्जी मिलता है। सो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फूड है। क्लियर? नेक्स्ट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। जो हम फूड लेते हैं, अब उस फूड में हम क्या ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? तो बच्चों हम क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम प्रोटीन ले रहे हैं, हम फैट ले रहे हैं। एक चीज हम यहीं पे आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और कार्बोहाइड्रेट का अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो बच्चों याद रखना, इसको तोड़ करके सबसे सिंपल फॉर्म आपको ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज ही बोलिए या बोल सकते हो आप मोनोसेक्राइड्स। क्या मिलेगा बच्चों? मोनोसेक्राइड्स। यहीं पे लिखते चल रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स आपको मिलेंगे, ठीक है।
मोनोसेक्राइड जो होगा ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होगा, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है। फिर आ जाते हैं दूसरा प्रोटीन। अगर हम बच्चों बात करें, यहीं पे लिख रही हूँ बच्चों, प्रोटीन की बात करें तो बच्चों प्रोटीन को तोड़ने से, प्रोटीन बनता किसका, एमिनो एसिड का, तो प्रोटीन को तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, अमीनो एसिड। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एमिनो एसिड। एंड प्रोडक्ट किसका, प्रोटीन का क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड। उसी तरह अगर हम फैट की बात करें, फैट यानी लिपिड, अगर लिपिड के एंड प्रोडक्ट की बात करें तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये आपके हो जाएंगे फैट के। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं फैट का क्या हो जाएगा बच्चों, फैटी एसिड प्लस साथ साथ में इसका क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, प्लस क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो मतलब यही है कि फूड में जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ले रहे हो, इसको तोड़ करके मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर बच्चों, आगे बात करते हैं। विटामिन्स भी आपके फूड में है कि नहीं, मिनरल्स है, आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। फूड में विटामिन्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन्स की, मतलब इन सारे चीजों की जरूरत है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो इन सब की भी रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटीज में होती ही है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ क्या बच्चों, टिश्यूज। समझ में आई बात है ना। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, फूड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फूड से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, ताकि सिंपल फॉर्म ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन हो और उससे एनर्जी निकले। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज हम कर पाए। सो बेसिकली स्टूडेंट फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज के ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए फूड की जरूरत है। सो द वाटर वी टेक, जो पानी हम लेते हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। किसमें रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में रोल प्ले करता है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट, और क्या करता है बच्चों, साथ साथ में डिहाइड्रेशन, यानी बॉडी में वाटर की कमी से भी बचाता है। समझ रहे हो ना। यानी फूड, अगर आपसे पूछा जाए कि फूड का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों फूड का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फूड सबसे पहले तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, साथ साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि ग्रोथ करा रहा है बॉडीज का, टिश्यूज का रिपेयरमेंट, सेल्स का रिपेयरमेंट करा रहा है, साथ साथ में वाटर जो आप ले रहे हो, वाटर तो डाइजेशन में ऑफकोर्स रोल प्ले करता ही है, साथ साथ में बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है, क्योंकि अगर बॉडी में पानी की कमी होगी तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं ना। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, अब यहाँ पे एक टर्म आया है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी बायो का मतलब क्या होता है बच्चों, लिविंग। यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, मैक्रो मतलब होता है क्या, बिग। बिग मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग थिंग्स में, लिविंग सिस्टम में आपको जो बिग बड़ा मॉलिक्यूल मिल रहा है उसे बोल रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ करके माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। सो यहाँ पे लिखा गया बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड। फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, मतलब विटामिन्स मिनरल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, क्लियर देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है और इनको कन्वर्ट किया जा रहा है सिंपल फॉर्म में। सो बेसिकली बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये हमारे बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन। तो इनको तोड़ना क्या है, जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई इनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है बच्चों, कन्वर्ट होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज क्या कहलाता है बच्चों, डाइजेशन कहलाता है। क्लियर। एंड
इज कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को यानी बायो मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, यही जो कंप्लीट प्रोसेस है स्टूडेंट, यही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए हमारे बॉडी में प्रॉपर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमें पता है हम हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, तो हायर ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स हम देखेंगे कहाँ मैकेनिकल मेथड हो रहा है, कहाँ बायोकेमिकल मेथड हो रहा है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसके बाद इसके लिए प्रॉपर आपके मैकेनिकल और केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेस से ये प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे लोग, ना नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, आ जाते हैं, देखिए, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर देखेंगे, उससे पहले कुछ चीज समझा दो बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब पूछोगे मैम एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब क्या होता है, ये स्टार्ट होता है माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, और माउथ से एनस तक जो भी पार्ट आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। जो भी पार्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एंड इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, जुड़े हुए ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब पूछोगे ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड हम बोलते हैं ग्लैंड इज एन ऑर्गन। ये क्या है, ऑर्गन विच, जो कि क्या करता है, विच सिंथेसाइज या सिक्रीट सब्सटेंस, जो सब्सटेंस को सिंथेसाइज करता है या सिक्रीट करता है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीजें आ रहे हैं, क्या क्या, एलिमेंट्री कैनाल एंड दी एसोसिएटेड ग्लैंड। याद रखना ग्लैंड कुछ ना कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा यहाँ, तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स, ताकि प्रॉपर क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। समझ में आ गई बात। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, क्योंकि डाइजेशन तो आफ्टर ऑल यही होना है ना। एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रॉपर क्या होगा, डाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है और इनके क्या क्या पार्ट्स हैं। सो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विथ एन एंटीरियर ओपनिंग। ठीक है, कहने का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट हो रहा है बाहर के तरफ, मतलब स्टार्टिंग पोर्शन अगर देखा जाए तो स्टार्ट होता है माउथ से, जैसा कि मैंने बताया, एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू दी एनस। और ये खत्म कहाँ पे होता है बच्चों, एनस पे खत्म होता है, यानी माउथ से एनस तक का जो रीजन है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। आगे अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कौन कौन सा पार्ट आता है। सो माउथ लेट्स टू दी बकल कैविटी, आगे चल के माउथ बकल कैविटी ओरल कैविटी में ओपन होता है ना। एंड दी ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टिथ। ओरल कैविटी में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे टिथ मिलेंगे। बहुत सारे कितने मिलते हैं तो आपको अच्छे से पता है, कितने हमारे एडल्ट ह्यूमंस में टिथ होते हैं, या मिल्क टिथ क्या होता है नहीं होता है, आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली बकल कैविटी जो ये दिस पोर्शन, इसमें आपको क्या मिलेगा, इस कैविटी के अंदर आपको टिथ मिलेगा, साथ साथ में अ मस्कुलर टंग। साथ साथ में बकल कैविटी में पहला स्ट्रक्चर टिथ मिला, दूसरा स्ट्रक्चर हम क्या देख रहे हैं, टंग। उसके बाद ईच टूथ, हर जो दांत है, हर जो टिथ है वो एम्बेडेड होता है किसमें, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ह्यूमन का, यानी टाइटली क्या होता है, हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है ना। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट, और ये जो अटैचमेंट है इसे हम बोलते हैं थीकोडॉन्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीकोडॉन्ट कहने का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, थीकोडॉन्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। थीकोडॉन्ट कहने का मतलब क्या होता है, टिथ इज अटैच्ड in the socket of
इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। एंड दैट फीचर, ये एक पॉइंट और लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ज्यादातर जो मैमल है, इंक्लूडिंग क्या, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स किसके अंदर आते हैं, ऑफ कोर्स मैमल्स के अंदर आते हैं। सो फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ, कितने तरह के टीथ ये प्रोड्यूस करते हैं, दो अलग अलग तरह के टीथ प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ, यानी अपने पूरे के पूरे लाइफ में। ठीक है, पूरे के पूरे लाइफ में कितने सेट्स ऑफ टीथ प्रोड्यूस करते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। कौन कौन सा टीथ होता है, एक होता है बच्चों मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। आगे हम बात करेंगे। और ये जो है 2 सेट्स ऑफ, यहीं पे 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रोड्यूस करते हैं। तो मैमल्स में एक तो थिकोडोंट नेचर हो गया, साथ साथ में दूसरा क्या हो गया, डायफायोडोंट। क्या हो जाएगा बच्चों, डायफायोडोंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पहली चीज क्या कैरेक्टरिस्टिक पता चला, जो ह्यूमन में टिथ होता है जो कि ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। नंबर 1, ये जो टिथ है अटैच होता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन से। क्लियर, इम्बेडेड होता है, इम्बेडेड इन दी, अटैच से बेटर है, हम यहाँ पे लिखे और इम्बेडेड, एकदम धसा हुआ होता है, तो इम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ जॉ बोन। सो बेसिकली दैट फीचर इज कॉल्ड थिकोडोंट। और दूसरा फीचर क्या होता है, डायफायोडोंट, यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका हो जाता है मिल्क टीथ और दूसरा कौन सा हो जाता है बच्चों, दूसरा हो जाता है परमानेंट टीथ। हम दोनों के बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाता है, परमानेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए इसको हटा दे। हाँ बच्चों, इसका पीडीएफ जो भी हम लिख रहे हैं, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी बच्चे लोग। तो जितना ज़्यादा हो टेलीग्राम, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो ये हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल, टीथ के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे लोग, क्लियर आपको दिख रहा है, ये आपका ह्यूमन का पूरा सिस्टम है। मैंने क्या बोला, ये जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, ध्यान से देखिएगा, माउथ से। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से। तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से आगे चल के जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में बच्चों मैंने क्या क्या बताए हैं पॉइंट्स, तो ओरल कैविटी में आपको क्या मिल रहा है, टीथ और टंग। याद रखना, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ बच्चों, ओरल कैविटी में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। सबसे पहला टीथ, दूसरा क्या मिल रहा है बच्चे लोग, टंग, और ग्लैंड्स भी होता है। ठीक है ना, ग्लैंड्स भी होता है जिसके बारे में बात करेंगे, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ ग्लैंड्स के नाम है, ये एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आएगी, ये एसोसिएटेड ग्लैंड यानी दूसरे पार्ट में आएगा, तो हम उसकी बात भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है थोड़ा सा बता दे, इट इज अ कॉमन पैसेज। ये क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, फूड और एयर का। सो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर। फूड एंड एयर के लिए ये क्या है, कॉमन पैसेज है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ईसोफेगस। इसे क्या बोला जाता है, दिस इज फूड पाइप। इसके थ्रू जो फेरिंग्स है वो फूड को फूड में भेजता है और विंड को विंड में एयर को विंड पाइप में सेंड करता है। देन आफ्टर स्टमक, ये एलिमेंट्री कैनाल में आ गया। फिर अगर आप देखो लीवर और पैंक्रियाज, ये दोनों ही ग्लैंड्स हैं, तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आ जाएंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट एलिमेंट्री कैनाल में ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टमक एंड देन आफ्टर आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट अगर आप देखो, डिओडेनम, जेजुनम एंड देन आ जाता है आपका इलियम। ठीक है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। इस तरह से ये आपका ड्यूडेनम आया एंड ये कॉइल पोर्शन एंड देन आपका इलियम। ठीक है, एंड देन आफ्टर इसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अगेन देखिए ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिकम कोलन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो सिकम यहाँ है, कोलन हमने देख लिया 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रांसवर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एंड दिस वन इज रेक्टम। और ये एनल पोर के थ्रू किस में ओपन होता है, एनस में ओपन होता है। ठीक है, इसको एक बार यहाँ से हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, दिस इज एनस।
ठीक है। सो ये वाला था आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बात कर रहे थे, फिर हम आ जाते हैं बच्चों, अगेन देखिएगा ध्यान से समझिएगा पॉइंट्स को। ये हम लोग टिथ पढ़ रहे थे, है कि नहीं? तो हमने अभी तक टिथ यानी जो बकल कैविटी है, अगर इसकी बात करें, कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, ब्लू कलर से लिखती हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि दो तरह के टिथ मिलते हैं। पहले मैंने बताया टेम्पररी टिथ या इसे हम बोलते हैं मिल्क टिथ, और दूसरा होता है डिसीडियस टिथ। क्लियर? इसे ही बोलते हैं रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट टिथ। ये कौन आगे चल के जैसे एक एज के बाद क्या हो जाता है, ये रिप्लेस हो जाता है किस टिथ से? परमानेंट टिथ से। परमानेंट टिथ मतलब ऐसा टिथ जो हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। एडल्ट टिथ इसे हम बेसिकली बोलते हैं, या देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ एडल्ट टिथ। अब ये कैसे पता चलता है, क्या है फीचर्स? तो बच्चों एक चीज तो अभी हमने देखा, क्या? नंबर 1 कि जो ह्यूमन यानी मैमल्स का जो टिथ होता है, सबसे पहला कैसा होता है, ये हमने देख लिया थीकोडॉन्ट। सबसे पहला कैसा होता है बच्चों? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट कहने का मतलब एम्बेडेड होता है जॉ बोन में। दूसरा डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट कहने का मतलब दो सेट्स ऑफ टीथ, डाई मतलब दो सेट्स ऑफ टीथ लाइफ टाइम में मिलते हैं, एक टेम्पररी मिल्क टीथ या डिसीडियस टीथ, या दूसरा बोलिए परमानेंट और एडल्ट टीथ। नाउ इसीलिए दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडॉन्ट, पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है। नाउ एन एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसमें कितने टीथ होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं। कौन कौन से? 4 अलग अलग तरह के। अब बच्चों 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ मिलता है, कौन कौन सा? तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। एंड दैट्स व्हाई तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है मैमल्स के टीथ का कि इसका जो डेंटिशन होता है वो कैसा होता है? हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट कहने का मतलब क्या होता है? हेट्रोडॉन्ट यानी हेट्रो मतलब डिफरेंट काइंड्स के आपको क्या मिलते हैं? टिथ मिलते हैं। दैट्स व्हाई बोला जा रहा है हेट्रोडॉन्ट। तो अगर मैमल के टिथ का कैरेक्टरिस्टिक पूछे, थीकोडॉन्ट कहने का मतलब एम्बेडेड इन दी सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दूसरा डाइफायोडॉन्ट, और तीसरा क्या हो जाता है बच्चों? हेट्रोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट 2 सेट्स ऑफ टिथ, हेट्रोडॉन्ट 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिथ। सो बच्चों 4 अलग अलग तरह के टिथ कौन से मिलेंगे? यहाँ पे दिया भी हुआ है हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, क्या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ मिलेगा। तो कौन कौन सा? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर I, C, P, M और M। कहने का मतलब देखो यहाँ पे, इसको इधर से समझिए, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, यहीं पे समझा देती हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ डेंटल फॉर्मूला। वेट अ मिनट। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ डेंटल फॉर्मूला। चलिए यहां आ जाते हैं। डेंटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मतलब डेंटल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं? मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको बोलते हैं अरे बायोलॉजी में ऐसे कैसे लिखते हैं यार। तो देखो डेंटल फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा टिथ है, टिथ के अपर हाफ जॉ का नंबर और टिथ के लोअर हाफ जॉ का नंबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। कहने का मतलब अपर हाफ जॉ में जो टिथ हैं बाय लोअर हाफ जॉ, ठीक है, और इंटू 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 हो गए ना, 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, हाफ ही हाफ पार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये आपका डेंटल फॉर्मूला। अब इसको लिखते कैसे अपर हाफ जॉ में? तो सबसे पहले इंसीजर कितना होता है, ये एडल्ट टीथ की बात हो रही है, तो इंसीजर इस तरह से I, C, P, M है ना, इस तरह से बोला बाय I, C, P, M यानी प्रीमोलार, और मोलार का क्या नंबर है? इंटू 2। तो अब देखिए कैसे करते हैं बच्चे लोग। इंसीजर्स अपर हाफ जॉ में ये जो 2, 1, 2, 3 दिया है, इसी सीक्वेंस में दिया है, ये 2 क्या है? 2 आपके इंसीजर्स हैं। एक क्या है? एक आपका कैनाइन है। 2 क्या है? प्रीमोलार है। और 3 क्या है? मोलार है। एडल्ट टीथ में 3 क्या है? मोलार है। बाय अगेन नीचे भी उतना ही नंबर लोअर हाफ जॉ में, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अपर हाफ जॉ में 8 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट में भी क्या होगा? 8।
उसी तरह लोअर हाफ जॉ में भी 8 है, तो नेक्स्ट में क्या होगा 8। टोटल कितने हो गए, ऊपर 16 नीचे 16, टोटल कितने हो गए, इसको 2 से किया, इसका मतलब 32। समझ में आई बात। तो 32 दांत होते ना, बोलते ना गुस्सा आता तो 32 ही तोड़ देंगे। दोस्तों को आजकल इन जनरल बोलते हैं लोग, मतलब दोस्तों में मजाक करते हैं, सीरियस नहीं बोलते। सो बेसिकली ये आपका क्या है बच्चों, डेंटल फॉर्मूला है। अब देखो जो चाइल्ड होता है ना, मिल्क टिथ, मिल्क टिथ में कितना होता है, मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ बच्चों। मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला, मिल्क टिथ का क्या डेंटल फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, कोई बता सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बता दो। मिल्क टिथ का डेंटल फॉर्मूला तो होता है 2102 बाय 2102 इंटू, कहने का मतलब 2 क्या होगा, इंसीजर होगा। अब बच्चों यहां पे भी देखो 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, तो अपर हाफ जॉ में 2 इंसीजर 1 कैनाइन, प्री मोलार 0 और मोलार 2 होगा, लास्ट मोलार एब्सेंट होगा क्योंकि वो आता है बाद में, विजडम टीथ है वो अब बाद में देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट 2102 बाई 2102, तो देखो 2 1 3 2 5, ठीक है। फिर यहाँ पे भी नीचे में भी 5 ऊपर में भी 5 इंटू 2 कर दो, यानी ऊपर में भी 5 और नीचे में भी 5, कितने हो गए बच्चों, टोटल 10 ऊपर 10 नीचे, यानी टोटल कितने हो गए 20। तो मिल्क टिथ कितना होता है 20। सो ये आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सा टिथ बच्चों में नहीं होता है, कौन सा टिथ एडल्ट में आता है। सो ये सारे पॉइंट्स है। सो अरेंजमेंट ऑफ, हम यहाँ से देख रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन कितना होगा, इज 2123 बाई 2123, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। अब द हार्ड चुइंग सरफेस ऑफ द टिथ, जो दांत का जो हार्ड सरफेस होता है, चुइंग सरफेस जिससे चबाते हैं, वो किसका बना होता है बच्चों, इनेमल का बना होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी बोला जाता है, ठीक है। किसका बना होता है, इनेमल का बना होता है। ये किसमें हेल्प करता है, तो हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने में, मैस्टिकेशन में कौन हेल्प करता है, बेसिकली स्टूडेंट्स इनेमल हेल्प करता है, ठीक है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल ऑर्गन, टंग जीभ को आप फ्रीली क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है कि नहीं, मस्कुलर ऑर्गन है, क्लियर। अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रीनलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे अटैच रहता है बच्चों, फ्रीनलम से अटैच रहता है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। सो याद रखिएगा, जो टंग होता है जो कि फ्रीली मूव करता है, मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच होता है ओरल कैविटी, ये जो कैविटी है इसके फ्लोर पे प्रेजेंट है, किसके थ्रू अटैच रहता है, तो बच्चों याद रखना फ्रीनलम के थ्रू अटैच रहता है। नाउ द अपर सरफेस ऑफ द टंग, जो टंग का ऊपर का सरफेस है, जैसे ये जो टंग है इसके ऊपर की सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगे, ठीक, एंड दैट प्रोजेक्शन आर कॉल्ड पैपिला। उन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चों, पैपिला बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम ऑफ विच बियर, जिसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, मतलब कि आप नमकीन खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, ये कैसे पता चलेगा, इन्हीं टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है। और ये टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है, जो टंग का ऊपर का सरफेस है जिसमें प्रोजेक्शंस है, उन प्रोजेक्शंस पे आपको ये पैपिला मिल रहा है, विच बियर क्या, टेस्ट बर्ड, ठीक है। सो द ओरल कैविटी लेट्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स, फिर जो ओरल कैविटी हमारा कैविटी है वो आगे चल करके, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, आगे चल करके किसमें जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स को हमने बोला था क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, सो विच सर्व्स एज अ कॉमन क्या पैसेज फॉर फूड एंड एयर, द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, यानी विंड पाइप और फूड पाइप के लिए क्या है, कॉमन पैसेज है। सो आफ्टर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, हाँ। सो ध्यान से देखिए इस एनसीईआरटी को देखिएगा। तो मैंने क्या बोला, जो कि ओपन कहाँ होता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, ध्यान से देखिएगा, अ कार्टिलेजिनस कॉल्ड एपिग्लॉटिस।
एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है। मैंने आपको बताया अभी जो फेरिंग्स है ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। तो कैसे मैनेज करता है कि मतलब फूड को फूड पाइप में और विंड को विंड पाइप में भेजने में कैसे हेल्प करता है भी। तो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट होता है एंड दैट कार्टिलेजिनस फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, जो कि इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, विंड पाइप के ऊपर रहता है, इस तरह से कवर करता है। और इधर मान लीजिए फूड पाइप है, ये मान लेते हैं फूड पाइप है और इसके ठीक नीचे मतलब ये एपिग्लॉटिस है और इसके ठीक नीचे इधर क्या है, विंड पाइप है, ठीक। तो ये क्या करता है, जो एपिग्लॉटिस है, जैसे फूड आपने ऊपर से लिया तो ये जब फूड आएगा तो ये ऐसे हो जाता है। अब इसने क्या कर दिया, विंड यहाँ पे क्या है, फूड पाइप है, तो फूड आया, इसने विंड पाइप को क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। फूड यहाँ से डायरेक्टली कहाँ चला गया, फूड पाइप में चला गया, ठीक है। सो बेसिकली ईसोफेगस का सॉरी नॉट ईसोफेगस, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस यानी विंड आगे ट्रैकिया में जाने से क्या करता है, रोकता है एपिग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस क्या है बच्चों, ये भी याद रखना, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस अलग अलग। एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप स्ट्रक्चर है और ग्लॉटिस की बात करें तो ये ओपनिंग है किसका, विंड पाइप का। सो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, निगलने के दौरान ये चीज होता है, ये प्रोसेस होता है। तो ईसोफेगस इज अ थिंग। अब ईसोफेगस स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने टिथ पढ़ा है फिर से देख ले बच्चों। 4 अलग अलग तरह के टिथ आपको देखने को मिल रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, कैनाइन देख रहे हो ना, 2 आपको देखने को मिल रहा है, प्री मोलार एंड मोलार। इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलार, जो हाफ इधर होगा वही हाफ इधर भी होगा। अब बच्चों 4 अलग अलग तरह के टिथ हैं, तो हेट्रोडोंट डेंटिशन याद रखना, पहले भी मैंने बताया है। हेट्रोडोंट क्या हो जाएगा, डेंटिशन हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या होगा, हेट्रोडोंट डेंटिशन के साथ साथ अनदर पॉइंट अगर देखें बच्चे लोग तो क्या होता है, डायफायोडोंट यानी 2 सेट्स ऑफ टीथ हमने देखा पूरे के पूरे लाइफ टाइम में आता है कि नहीं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, और दोनों का डेंटल फॉर्मूला देखना हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, थीकोडोंट। अगर आप देखो तो सॉकेट ऑफ जॉ बोन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, जिसमें ये क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है। सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ह्यूमन टीथ के, ठीक है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट है दैट इज इनेमल। समझ में आ गई बात बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं ईसोफेगस पे। सो नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे बच्चों, ईसोफेगस है ना। तो ईसोफेगस आपको अच्छे से पता है ये क्या है बच्चों, तो दिस इज फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। ये कैसा होता है, तो इधर थिन बहुत ही पतला होता है, लॉन्ग ट्यूब बहुत ही लंबा ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली कहाँ तक, पासिंग थ्रू दी नेक, थॉरेक्स एंड डायफ्राम। मतलब ये किस किस को, कौन कौन से रीजन को पास करता है, तो ये नेक रीजन से लेकर के थॉरेक्स रीजन से लेकर के डायफ्राम तक जाता है एंड लेट्स टू आफ्टर दैट ये क्या फॉर्म करता है, जे शेप्ड, इस तरह से बच्चों। ये आपका ईसोफेगस यहाँ आया और इसने इस तरह से फॉर्म कर दिया जे शेप्ड। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं बच्चे लोग। हाँ चलो यहां ध्यान दो, यहां पे बना देते हैं, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, यही बना देते हैं। ये देखो इस तरह से रहता है ईसोफेगस, ठीक है, थिन लंबा हेड, नेक, थोरेस, डायफ्राम एंड देन आफ्टर ये जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। ये आपका क्या होगा, ईसोफेगस यानी फूड पाइप। दिस इज ईसोफेगस एंड दिस रीजन इज कॉल्ड क्या बच्चे लोग, दिस इज कॉल्ड स्टमक। इसे क्या बोला जाता है बच्चे लोग, स्टमक बोला जाता है, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है, लेट्स टू जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला जा रहा है, स्टमक बोला जा रहा है। अ मस्कुलर स्फिंक्टर। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसे बोला जा रहा है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो क्यों, स्टमक, गैस, याद रखो इससे, गैस्ट्रो और ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसे क्या बोला जा रहा है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है, अब फूड आया तो फूड को वापस ईसोफेगस में ना चला जाए, है ना। वो एक ही केस में होता है जब वॉमिटिंग होता है कि नहीं, जब एबनॉर्मेलिटी आ जाए। क्लियर। इन जनरल ये आपको कैटल्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। जिन ह्यूमंस में होता है, एक इकलौते ऐसे इंसान है जिसको मैंने देखा, आई डोंट नो, पता नहीं एक्सेप्शन है क्या है, जिसमें क्या होता है, रीगर्जिटेशन होता है, मतलब स्टमक से वापस वो फूड को ले लेते हैं माउथ में। पता नहीं वो कैटल है क्या है, आई डोंट नो, देखा है मैंने ऐसा। बट
ऐसा नहीं होता इन जनरल, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, रोकता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है रिगर्जिटेशन को रोकता है। सो रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। इसोफेगस को स्टमक में खुलने में हेल्प करता है और जिससे फूड जो है वो क्या हो जाता है, स्टमक में चला जाता है। नाउ द स्टमक लोकेटेड इन दी, स्टमक का पोजीशन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ लोकेटेड है, तो बच्चों याद रखिएगा अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है इसमें ऊपर की तरफ लेफ्ट पोर्शन में स्लाइटली लेफ्ट क्या होता है, प्रेजेंट आपका स्टमक होता है और हैज 3 मेजर पार्ट। कितने पार्ट है बच्चों, 3 पार्ट। कौन कौन सा, तो देखिए कार्डियक रीजन, कार्डियक पोर्शन जिसमें क्या होगा, इसोफेगस ओपन होगा, इसोफेगस ओपन्स एंड देन आफ्टर फंडिक रीजन होगा एंड अ पाइलोरिक पोर्शन। और नेक्स्ट पोर्शन क्या होगा बच्चों, पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ, जो कि आगे चल के खुलेगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर में देखा था, दैट इज डियोडेनम, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे मैंने बताया ना बच्चों, ये आपका स्टमक, अब ये जो है इसोफेगस, यहाँ बना दिया हमने स्टमक, और ये स्टमक इस तरह से यू शेप, ये क्या बनाता है, डियोडेनम। यानी जो इसका पाइलोरिक रीजन है वो डियोडेनम में खुल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनटू 3 रीजन यू शेप का दिख रहा है ना इस तरह से, ये देखो यू शेप क्या हो जाएगा बच्चों, डियोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली क्या बच्चों, डियोडेनम। सो अलोंग कॉइल्ड मिडल पोर्शन, कॉइल्ड होता है आगे चल के, ये इस तरह से कॉइलिंग आपको दिखेगा आगे के डायग्राम्स में, हमने पहले भी देखा है, ठीक है, दैट इज जेजुनम। और एक चीज याद रखना है, एक चीज बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस पॉइंट ग्रीन से कर देते हैं, ये जो देखिए अलोंग क्या है, कॉइल्ड मिडल पोर्शन, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम बोलेंगे, और हाईली कॉइल्ड इलियम। पूछा जाता है कॉइलिंग, हाईली कॉइल्ड कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इलियम, और मिडल कॉइल्ड पार्ट दैट इज जेजुनम। ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम, अगेन बच्चों याद रखना, इससे आपको क्या याद रखना है कि स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन है, दिस रीजन, ठीक है, और डियोडेनम में जहां पे खुल रहा है यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक डियोडेनम। तो कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर, याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है पाइलोरिक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय कौन सा स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी पाइलोरिक जो है वो स्मॉल स्टमक का पाइलोरिक रीजन कहाँ खुल रहा है, डियोडेनम में, और जो गार्ड कर रहा है स्फिंक्टर दैट इज कौन सा स्फिंक्टर, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इलियम ओपन इनटू दी लार्ज, आगे देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यस, ठीक है, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। आगे देखिए कहां तक हमने देखा है, हाँ, पाइलोरिक रीजन ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमने देख लिया है। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये देख रहे थे, ठीक। अब आ जाते हैं बच्चों स्टमक, देखिए स्टमक पढ़ रहे थे ना, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आना था, तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसोफेगस, ठीक है, दिस इज इसोफेगस, इसोफेगस खुल रहा है फंडस रीजन में, ठीक है, और यहाँ पे स्फिंक्टर एक प्रेजेंट है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। नेक्स्ट रीजन कार्डिक पाइलोरिक, पाइलोरिक किसमें खुल रहा है, देखो डियोडेनम में खुल रहा है, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है एंड दैट स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर, सॉरी पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो आगे देखिए, सो डियोडेनम में खुल रहा है पाइलोरिक रीजन गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम जो है अनदर पार्ट, मैंने क्या बताया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम हाईली कॉइल्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इलियम कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में ओपन होता है बच्चों, याद रखिएगा, देखिए 3 पार्ट है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। तो सिक्कम वाले रीजन में आपका क्या ओपन होता है, जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो ओपन होता है, वहां पे भी एक वाल प्रेजेंट होता है, इलियोसिकल वाल,
बताएंगे आपको आगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ सिकन, कोलन एंड रेक्टम, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सिकन, कोलन एंड रेक्टम हमने देखा था। असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में भी देखा था। नाउ सिकम की बात करें तो छोटा होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सैक का मतलब होता है एक तरह से पूरा ढका हुआ है, ठीक है। तो विच होस्ट नॉट बोस्ट, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको ही क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दो ऑर्गेनिज्म का ऐसा एसोसिएशन जिसमें जो दो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे से, मान लीजिए अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसके बदले में वो भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्लियर। सो हमारे बॉडी में कुछ यूजफुल ऑर्गेनिज्म भी है, यानी जो सिकम वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है। सो अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, दी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि इन जनरल इसका कुछ यूज है नहीं, यूज नहीं होगा तो उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। सो a narrow finger like tubular projections, the vermiform appendix which is a vestigial organ, पहले ही बताया वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जिसका फंक्शन नॉन फंक्शनल होता है, मतलब इसका कोई खास यूज नहीं है, प्रेजेंट है बट खास यूज नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। सो अराइजेस फ्रॉम द सिकम, कहाँ से अराइज होता है, सिकम वाले पोर्शन से अराइज होता है, ठीक है। नाउ द सिकम ओपन इनटू कोलोन, सिकम कहाँ ओपन होता है, कोलोन में ओपन होता है। एंड द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, कोलोन किस में डिवाइडेड होता है, 3 पार्ट में। पहले ही बताया मैंने, असेंडिंग ऊपर चढ़ रहा है, असेंड कर रहा है, फिर ट्रांसवर्स और फिर नीचे जा रहा है, यानी डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। नाउ द डिसेंडिंग पार्ट मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कहाँ खुलेगा, रेक्टम में, और रेक्टम जो होगा विच ओपन आउट थ्रू दी एनस, एनस के थ्रू क्या होगा, ओपन होगा बाहर की तरफ, और पूरा फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसके थ्रू रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने पार्ट्स देखे हैं, कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है। नाउ बच्चों इसके बाद इसको एक बार रिमूव कर देते हैं जल्दी से। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ये आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक बार क्विकली हम लोग जितना भी पढ़े हैं जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो क्या बताया मैंने, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है, यानी एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब माउथ, क्या क्या आ गया, जल्दी जल्दी बताते जाओ, चैट बॉक्स में नालायक को बताते जाइए। माउथ, ठीक है, माउथ के बाद नेक्स्ट रीजन क्या आया, ईसोफेगस, माउथ के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट क्या आ गया बताइए, सॉरी माउथ, बकल कैविटी, ओरल कैविटी, इसी में डाल देते हैं। वेट अ मिनट बच्चों, वेट अ मिनट, यस, चलो नेक्स्ट देखिए, माउथ की बात कर रहे थे, माउथ, देन आफ्टर क्या आ जाता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ के बाद क्या आ जाता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद बच्चों हम फेरिंग्स लिखते हैं, है ना, कॉमन पैसेज, तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस, फेरिंग्स फूड पाइप, है ना, फेरिंग्स जो है फूड पाइप में फूड को ट्रांसफर कर देता है। ईसोफेगस के बाद ये किस में ओपन होता है, स्टमक में, और इनके बीच स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ना। स्टमक ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम नहीं लिख रहे बच्चों, शॉर्ट में लिखते रहे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इनके बीच में आपको कुछ रीजंस मैंने बताया कि ओरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो टिप, टंग, है ना, टिप, टंग, और ग्लैंड्स भी होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिनके बारे में एलिमेंट्री कैनाल में नहीं बात कर रहा है, आगे बात करेंगे। फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है, स्टमक आ जाता है। स्टमक के 3 पार्ट भी मैंने बता दिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, और इनके बीच स्फिंक्टर प्रेजेंट कौन सा होता है, पहले तो इनके बीच बताइए, इनके बीच कौन सा स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच स्फिंक्टर होता है कौन सा, ड्यूडेनम और पायलोरिक के बीच का पायलोरिक स्फिंक्टर, पायलोरिक स्फिंक्टर, है ना बच्चों।
सो पायलोरिक स्फिंक्टर, क्लियर, और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब बच्चों ये तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है, सेक्शंस है जो हमने देखा। एलिमेंट्री कैनाल के अब वॉल के बारे में भी देख लेते हैं। जो है वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का वॉल भी तो है, वो तो पास कर रहा है, जो पाथवे आ रहा है रास्ते में, जो ऑर्गन्स आ रहे हैं उनके बारे में हमने बात कर लिया। नाउ बच्चों, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, मतलब ईसोफेगस टू रेक्टम, इसका मतलब क्या है? लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक कलर लो, कौन सा कलर लो बच्चों? ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, ईसोफेगस से लेकर के कहाँ गया? यहां से लेकर के रेक्टम, ठीक है। ईसोफेगस टू रेक्टम क्या देख रहे हो? पोजेसेस 4 लेयर्स, नेमली कौन कौन सा बच्चों? सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, यानी एलिमेंट्री कैनाल के 4 वॉल के लेयर्स होते हैं। 4 कौन कौन से? सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग? मस्क्यूलरिस, मतलब दूसरा वाला मस्क्यूलरिस। तो सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये 4 वॉल लेयर है। नाउ सेरोसा, सबसे मतलब एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर का लेयर जो होगा दैट इज सेरोसा, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। और ये किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, थिन मीजोथीलियम, पतले मीजोथीलियम का बना होता है, यानी एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ठीक है ना। विद इसमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्लस एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, या बोलिए कनेक्टिव टिश्यू प्लस मीजोथीलियम का क्या बना है? सेरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेयर आ जाता है बच्चे लोग मस्क्यूलरिस, यानी ठीक सेरोसा से अंदर कौन सा लेयर होता है? मस्क्यूलरिस। ये इज फाउंड बाय स्मूथ मसल्स। ये किसका बना है बच्चों? स्मूथ मसल्स का बना है, यूजुअली अरेंज्ड इन एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। यानी मस्क्यूलरिस में भी 2 कौन कौन से है? इनर सर्कुलर लेयर का बना है, और बाहर की तरफ क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। स्टमक में एक एक्स्ट्रा इनके बीच प्रेजेंट होता है ऑब्लिक मसल लेयर, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाँ, एंड ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन। कौन रीजन में? स्टमक में, याद रखना। कहाँ प्रेजेंट रहता है बच्चों? स्टमक में। ये पॉइंट हम यहीं पे लिख देंगे। ये जो ऑब्लिक मसल की बात करी है ना, ये मस्क्यूलरिस में कहाँ, कौन से रीजन में? स्टमक में मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑब्लिक लेयर। सो द सब म्यूकोसा, तो बाहर, सबसे बाहर का लेयर सेरोसा, यहाँ पे लिखते चलते बच्चों, सबसे बाहर का लेयर सेरोसा किसका बना है? तो सिंपल लिखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्लस मीजोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू प्लस थिन मीजोथीलियम, थिन मीजोथीलियम, क्लियर। इसके बाद ये पहला हो गया सेरोसा। दूसरा, सेरोसा के अंदर कौन सा लेयर? मस्क्यूलरिस। कौन सा लेयर हो गया बच्चे लोग? मस्क्यूलरिस। ये बना है स्मूथ मसल्स का। किसका बना है? स्मूथ मसल्स का। और इसमें आपको क्या मिलेंगे? इन जनरल बात करें स्टूडेंट, इन जनरल क्या क्या मिलेगा? आउटर लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लियर है ना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर कौन सा हो जाएगा? एंड इनर सर्कुलर। एंड इनर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? इनर सर्कुलर। स्टमक में याद रखना है एक पॉइंट कि क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसके ठीक अंदर मस्क्यूलरिस के अंदर आपको सब म्यूकोसा रीजन मिलेगा, है ना। तो देखिए, द सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। सब म्यूकोसा लेयर किसका बना है बच्चों? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना है। सब म्यूकोसल किसका बना है स्टूडेंट्स? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बन रहा है। क्लियर है बच्चों को पॉइंट्स? ओके, चलिए, गुड। सो किसका बना है बच्चे लोग? लूज कनेक्टिव टिश्यू का। क्या? ये जो तीसरा लेयर हम देख रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। यस, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे, कहाँ पे थे? सब म्यूकोसल लेयर, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे, ध्यान से देखते चलिएगा स्टूडेंट्स। लेट मी चेंज द कलर। कौन सा कलर लूँ यार? कुछ नया कलर, ब्लू ही कलर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ देखिए, सेरोसा आउटर लेयर किसका बना है? फिर से एक बार बता दो बच्चा पार्टी। सेरोसा किसका बना है? तो कनेक्टिव टिश्यू प्लस मीजोथीलियम, है ना, थिन मीजोथीलियम। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्लस क्या हो जाएगा? थिन मीजोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू प्लस थिन मीजोथीलियम, क्लियर।
आफ्टर दैट मैंने क्या बोला, मस्क्यूलरिस किसका बना है, स्मूथ मसल्स का, किसका बना है, स्मूथ मसल्स का, है ना। ये इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, स्टमक में कुछ और रीजंस में भी क्या मिलता है, ऑब्लिक मसल लेयर मिलता है। इससे नीट में पूछा है क्वेश्चन, ऑब्लिक मसल लेयर मिलता है एक एक्स्ट्रा। फिर आ जाते हैं सब म्यूकोसा, क्या बोला मैंने, किसका बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, है ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख रहे हैं शॉर्ट में। सो कंटेनिंग, इसमें आपको नर्व सप्लाई मिलेगा, ब्लड एंड लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड लिम्फ, यही सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ब्लड वेसल्स मिल रहे हैं, है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, तो ये आपको मिल रहा है। साथ साथ में इन डिओडेनम की बात करें तो ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। ग्लैंड जो होते हैं ये, मतलब ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या, मैंने बताया था ना, वैसे ऑर्गन जो कुछ सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है ना। सो ग्लैंड जो है ये आपको सब कुछ कुछ रीजन, एलिमेंट्री कैनाल के कुछ ऑर्गन्स के रीजन में सब म्यूकोसा वाले लेयर में ग्लैंड्स आपको मिलेंगे। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इन डिओडेनम में ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा, ग्लैंड्स जो है सबम्यूकोसा रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन मतलब खाली पोर्शन, दिस इज ल्यूमेन। सो ल्यूमेन को जो लाइन कर रहे हैं वो कौन सा, मतलब इनर मोस्ट लेयर आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज म्यूकोसा। सो यही स्टेटमेंट है, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। क्या है बच्चों, म्यूकोसा है, एंड दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड, इस तरह से। अब बच्चों एक मान लेते इतना एरिया आपके पास है, ठीक है, और इस एरिया में आपने एक रस्सी लिया और यहां से यहां रख दिया, मतलब अगर रस्सी को स्ट्रेट रखोगे तो इतना ही लेंथ का रस्सी रख पाओगे। अगर रस्सी को आप फोल्ड करके इस तरह से कॉइल्ड करके रख दो, हो सकता है ज्यादा लेंथ का रस्सी आ जाए, है कि नहीं। सो ये फोल्ड के फॉर्म में रहता है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा रहे, समझ रहे हो पॉइंट। वही बात है कि दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड, दैट इज रुगी। ये जो फोल्ड आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है नहीं लिखा है, चलो मैं लिखा देती हूँ, दिस इरेगुलर फोल्ड इज कॉल्ड रुगी। भूख लगती है ना, और ज्यादा फोल्ड हो जाता है। सो इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फॉर्म करता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर बच्चों, तो ये पॉइंट तो स्क्रीनशॉट लेके रख दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। सो इनर मोस्ट लेयर, मैंने क्या बोला, जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज म्यूकोसा, है ना, जो कि स्टमक में बात करें तो जो उसका फोल्ड है दैट इज रुगी, और वही जो फोल्ड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दैट इज विलाई, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। सो द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा, एंड दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड, रुगी कहाँ, स्टमक में, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग जो कि है विलाई, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर आपको दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई। और जैसा कि मैंने बताया इस जो बेसिकली ब्लड वेसल्स एंड ऑल, ये भी आपको सब म्यूकोसा वाले रीजन्स में मिल रहा है। सो द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, मतलब वैसे सेल्स जो विलाई को लाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है, तो क्या, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। और ज्यादा प्रोजेक्शन है, और पतले पतले से प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे बोला जा रहा है माइक्रोविलाई, विलाई से भी छोटे प्रोजेक्शन, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर, ब्रश लाइक, ब्रश देखते हो ना, ब्रश करते हो ना सुबह सुबह, तो ब्रश जैसा अपीयरेंस लगता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये जो चेंजेस है सरफेस एरिया बढ़ा रहा है इनॉर्मसली, एंड विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स, जिसे बोला जाता है बच्चों लैक्टिल्स, लिम्फ वेसल, लैक्टिल। एक्चुअली में दिस पार्ट हेल्प इन फैट एब्जॉर्प्शन। सो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, ये जो म्यूकोसा है इसके एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है, और ये म्यूकस हेल्प करता है मूवमेंट में फूड के बेसिकली। So which secrete mucus that help in lubrication, food lubrication में help करता है। Mucosa also form gland in the stomach, और mucosa
स्टमक के म्यूकोसा में ग्लैंड्स मिलते हैं अलग अलग तरह के, जिनसे अलग अलग सिक्रीशंस होता है। ग्लैंड के बारे में मैंने बताया, ऑर्गन जो कि कुछ ना कुछ सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या सिक्रीट करता है, आगे बात करेंगे, अभी तो हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक। कौन कौन सा देख लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म कर रहा है एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई, और विलाई में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन आगे पढ़ेंगे। इन द इंटेस्टाइन जिसे बोला जा रहा है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑल दी 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अलग अलग पार्ट में क्या फॉर्म कर, एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म कर रहा है, मतलब ये जो वॉल लेयर है 4, सबसे बाहर का कौन सा हो जाएगा बच्चों, सबसे बाहर का लेयर दैट इज सेरोसा। देन आफ्टर क्या आ जाता है बच्चे लोग, देन आफ्टर हमने पढ़ा मस्क्यूलरिस, देन आफ्टर सब म्यूकोसा एंड इनर मोस्ट लेयर जो कि ल्यूमेन को लाइन कर रहा है दैट इज म्यूकोसा। स्टमक में जो उसका फोल्ड है दैट इज रुगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, विलाई। इतना आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं पानी पी लो बच्चों, रुक जाओ। यहां तक के तो सारे पॉइंट्स क्लियर है ना। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। हमने पार्ट्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके 2 पार्ट, एक तो जो कि डाइजेशन यानी कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, एक तो एलिमेंट्री कैनाल वाला सेक्शन है, हमने पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कौन ओपन होता है, ये हमने देख लिया। एंड देन आफ्टर हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स कौन कौन से हैं। आफ्टर दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड अनदर पार्ट है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। सो इंक्लूड दी क्या, सेलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। इसमें क्या आ जाते हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये 3 ग्लैंड जो है ये किसमें आ रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय, म्यूकस भी सिक्रीट करता है। इसमें 2 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो कि ये सिक्रीट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सलाइवा, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं, उनसे क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा। ग्लैंड ऑर्गन है, सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट कर रहा है, सलाइवा। नाउ कौन कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड, चीक, दिस वन। यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो सेलिवरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड, कौन सा ग्लैंड बच्चे लोग, चीक। चीक के पास जो ग्लैंड होता है दैट इज बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। देन आफ्टर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ, ठीक है। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल जो कि टंग के नीचे होता है, बिलो द टंग प्रेजेंट होता है। तो 3 ग्लैंड्स है सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर और यही मिलकर के क्या सिक्रीट कर रहे हैं बच्चे लोग, सलाइवा, ठीक है। याद रखना है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, बिलो दी टंग कौन सा सेलिवरी ग्लैंड है, लोअर जॉ में कौन सा है, चीक सेलिवरी ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड दी बकल कैविटी, ये जो ग्लैंड्स है सिचुएटेड होते हैं बकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड यानी बकल कैविटी के जस्ट बाहर आपको ये ग्लैंड्स मिलेंगे। सिक्रीट सेलिवरी जूस इनटू दी बकल, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं, सेलिवरी जूस सिक्रीट करते हैं, कहाँ, इनटू दी बकल कैविटी, जो ओरल कैविटी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये जूस सिक्रीट करेंगे और उसमें आपको क्या होता है, सलाइवा होता है। उनका काम क्या है आगे बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिएगा बच्चे लोग, एक तो हमने देख लिया, क्या, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं, हाँ, ताकि क्लियर दिखेगा। देखिए बच्चों क्या बताया मैंने, पहला तो सेलिवरी ग्लैंड, और सेलिवरी ग्लैंड में भी हमने देखा चीक पे आपका एक ग्लैंड था, दूसरा फिर आपका लोअर जॉ पे, फिर आपका बिलो दी टंग, 3 तरह के ग्लैंड्स हमने देखे। अब दूसरा आ जाता है लीवर। लीवर को बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जिसका वजन, वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg। अब आपका वेट कितना होगा पता नहीं, जो भी होगा। तो
क्या होता है आपके वेट में, सोचो लीवर का वेट कितना है 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन में जो लीवर का वेट है दैट इज 1.2 to 1.5 kg। इट इज सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो दी डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे। यहाँ पे देखिए आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये तो लीवर के डक्ट हो गया, ये तो गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो देख रहे हो दिस इज पैनक्रियाज। यहाँ पे लीवर का स्ट्रक्चर तो दिखा ही नहीं है क्लियर। ये हाँ, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इधर आपके दो, चलो मैं थोड़ा सा बना दे रही हूँ इधर बच्चे लोग। ये इस तरह से होता है, दो लोब्स होते हैं इसके, एक आपका राइट लोब और एक आपका लेफ्ट लोब, ठीक है। इस तरह से लीवर प्रेजेंट होता है। और फिर बेसिकली लीवर में क्या होता है, हिपैटिक सेल्स होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दो बच्चों लोग। हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि बाइल बनाते हैं, और बाइल जो है लीवर से ही डक्ट, जैसे डक्ट ऑफ लीवर देख रहे हो, डक्ट फ्रॉम लीवर, लीवर यहाँ पे बनाया नहीं है, यहीं से इस तरह से बना दो भाई, ठीक है। एक आपका एक डक्ट से आ रहा है, एक आप बाइल आपका यहाँ से आएगा, यहाँ से आया और ये जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल नहीं बनता है, बनता है लीवर में, लीवर के हिपैटोसाइट्स में बनता है, हिपैटिक लोब्स के अंदर बन रहा है, हिपैटोसाइट सेल्स बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बाइल होता है, बाइल बनता है और कहाँ चला जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, जब भी जरूरत होता है इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो इस हालांकि इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस इतना समझिए बच्चे लोग कि जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के ठीक नीचे आपका लीवर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और उसके कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। राइट वाले को राइट हिपैटिक लोब बोलेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट हिपैटिक लोब्स बोलेंगे। सो हिपैटिक लोब्यूल्स आदि, हिपैटिक लोब्यूल्स होता है ना हेक्सागोनल, इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें इस तरह से हिपैटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ये अगर देखा जाए इस तरह से हिपैटिक कॉर्ड प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ज़्यादा तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो तो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी ऑफ कोर्स। तो एनसीईआरटी है तो इससे जितना ज़्यादा हो जल्दी जल्दी हमें कवर करना है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइल सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और डक्ट्स यहाँ पे होता है। हिपैटिक लोब्यूल आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। क्यों? क्योंकि सारा काम तो यही कर रहा है, यही तो बाइल बना रहा है कि नहीं बच्चों। तो मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लीवर का कौन है? हिपैटिक लोब्यूल्स है, ठीक है। कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स, जिसमें क्या होते हैं, हिपैटिक सेल्स होते हैं जो कि अरेंज होता है इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। ये जो आप देख रहे हो ना कॉर्ड है, ठीक है। तो ये हिपैटिक कॉर्ड है, इसमें ही आपको क्या मिल रहा है, हिपैटिक सेल्स मिल रहा है, यही बात बोला गया। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू। हर जो लोब्यूल है वो एक पतले से कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, जिसे बोला जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI याद रखना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो जो लोब्यूल है, ईच लोब्यूल इस तरह से ये कवर्ड होता है, ये पूरा का पूरा थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल्स, ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग? ग्लीसन्स कैप्सूल। तो बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक, मैंने पहले ही बताया बाइल जो है ये कौन सिक्रीट कर रहा है, हिपैटिक सेल। पासेस थ्रू दी हिपैटिक डक्ट, किससे पास हो रहा है? हिपैटिक डक्ट से होता हुआ, इधर इस तरह से डक्ट से होता हुआ ये क्या करता है, पास करता है और स्टोर एंड कंसंट्रेट इन दी थिन। अब यहाँ से गया, अब इस तरह से, और ये डक्ट से होता हुआ यहाँ से जाएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मिनट इसको मैं हटा दूं। नाउ देखिएगा, पासेस थ्रू दी हिपैटिक डक्ट एंड स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन दी थिन मस्कुलर सैक, जिसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, गॉल ब्लैडर वेसल्स है। यहाँ पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, यानी गॉल ब्लैडर के पास जो डक्ट है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी तो डक्ट है, हिपैटिक डक्ट। ये जो है ये हिपैटिक डक्ट बाइल को लेके गया, डक्ट लीवर के डक्ट देख रहे हो, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये लेके जा रहा है कहाँ, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के पास भी क्या है, डक्ट है। कौन सा डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है। सो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अलोंग विथ हिपैटिक डक्ट फॉर्म द लीवर, फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। तो बच्चों याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है, सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लैडर का डक्ट प्लस क्या, लीवर का डक्ट यानी हिपैटिक डक्ट
ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, याद रखना है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि दोनों बाइल को ही कैरी कर रहे हैं, लीवर से आया और गॉल ब्लैडर में स्टोर रहा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों को मिला दे तो बन जाता है आपका कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, अब इसको समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट ध्यान से देखिए, चलो मैं समझा दूंगी खुद से। अब देखो फिर से वापस से समझाऊंगी। सो द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और क्या बच्चों, पैनक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और क्या, पैनक्रियाटिक डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर, कहाँ ओपन होते, ड्यूडेनम। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं बच्चों, यहां देखो, ये लीवर का डक्ट, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ बच्चों, हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, ठीक है ना बच्चों, कौन सा यूज करूँ, दिस, ये वाला, देखो ध्यान से, ये डक्ट फ्रॉम लीवर, ठीक है, डक्ट फ्रॉम लीवर कौन सा आ गया, हेपेटिक डक्ट, और डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये दोनों मिल गए, इन दोनों ने मिलकर के जो डक्ट फॉर्म किया, ये देखो, ये वाला डक्ट मिलकर के कौन सा हो गया, कॉमन बाइल डक्ट, अभी जस्ट हमने पढ़ा, यानी डक्ट फॉर गॉल ब्लैडर कौन सा डक्ट था, सिस्टिक डक्ट था, कौन सा डक्ट था बच्चों, सिस्टिक डक्ट था, ठीक, और डक्ट फ्रॉम लीवर कौन सा डक्ट था, हेपेटिक डक्ट था, हेपेटिक डक्ट था, ठीक है, कौन सा डक्ट था, हेपेटिक डक्ट था, ये दोनों मिलकर के बन गए कॉमन बाइल डक्ट। अब बच्चों यहाँ पैनक्रियाज भी तो है, अब पैनक्रियाज से भी डक्ट आ रहा है, दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये डक्ट जो है इसके साथ मिल जा रहा है यहाँ पे, देखो, एंड कहाँ ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में, और इसी को बोला जाता है, अगर आप देखो तो दिस इज कॉल्ड हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। समझ में आई बात, यानी पैनक्रियाज भी तो कुछ, पैनक्रियाज भी तो ऑर्गन है ना, ग्लैंड है ना, ये भी सीक्रेट करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, आगे पढ़ेंगे। तो बाइल आ रहा है, एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर बाइल बना रहा है, नहीं, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर कंसंट्रेट कर रहा है बाइल को, बना लीवर रहा है, ठीक है। अब वो दोनों बाइल लेके आ रहे हैं, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों मिल गए तो बन गया हेपेटोपैनक्रियाटिक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना बच्चों। लाइक करते रहो वीडियोस को, जितना ज्यादा शेयर कर दो बच्चों, आपके लिए ही हम एनसीईआरटी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है कवर करा दूँ। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम में आप जितना ज़्यादा हो पढ़ पाओ, है कि नहीं बच्चों। तो कोशिश करें, और एनसीईआरटी बेस्ट है, पता ही है आपको नीट वालों के लिए ना। आगे बात करते हो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चे लोग, आफ्टर दैट, यही बात मैं कर रही थी, क्या बात कर रही थी, तो आ जाते हैं यहाँ पे, समझिए, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक साथ ओपन हो रहे हैं ड्यूडेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में, एज द कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब ऑब्वियस ही बात है, हिपैटो मतलब लीवर, हिपैटिक सेल्स, और पैनक्रियाटिक डक्ट तो लीवर के और पैनक्रियास के दोनों के डक्ट, और साथ साथ में ऑफ कोर्स गॉल ब्लैडर के भी, सब मिल गए तो बन गया हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो कि गार्डेड बाय स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कि गार्ड करता है ड्यूडेनम में इसके ओपनिंग को, एंड दैट इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। सोचो बच्चों, नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नीट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द पैनक्रियास इज अ कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है, कंपाउंड बोल रहे हैं जो ऑर्गन है ना, एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी। क्या होता है, डक्टलेस है, अगर डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन, डक्ट है तो दैट इज एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियास का, वो हेल्प करता है डाइजेशन में, और एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके बारे में हम लास्ट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, वहां पढ़ेंगे, ठीक है। सो पैनक्रियास इज अ कंपाउंड जो कि क्या है, बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum। कहाँ situated है, U-shaped duodenum के limbs में, इस तरह से। अभी हमने देखा भी था
द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। अब इन सब का क्या फंक्शन है? डाइजेशन ऑफ फूड में बात करेंगे यार। अभी तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद डाइजेशन पढ़ेंगे ना। मेन पार्ट्स तो हमने देख लिया, वॉल्स हमने देख लिए, ग्लैंड्स हमने देख लिए, अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है बेसिकली। ठीक है, सो कंटेनिंग एंजाइम्स, इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। और एंडोक्राइन पोर्शन जैसे कि मैंने बताया हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, जो कि ग्लूकोज लेवल को अप एंड डाउन करता है। ठीक है ना, तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। नाउ आ जाते हैं फूड का डाइजेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये जो डाइजेशन है ये कैसे होता है? तो दो प्रोसेस से होता है, मैकेनिकल प्रोसेस भी और केमिकल प्रोसेस भी। सो द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। बकल कैविटी दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, पहला क्या? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ये भाई खाना खाते हो तो चबाते हो ना, बिना चबाए तो नहीं निकलते हो ना, चबाना चाहिए। तो मैस्टिकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि नहीं? क्या हो रहा है? आप फूड को चबा रहे हो, ताकत लग रही है ना। सो बेसिकली ये कैसा प्रोसेस हो गया? मैकेनिकल। ये सुनो, सो बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। कौन कौन सा? मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ swallowing। निगलने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। नाउ द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ क्या? आगे बात करेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ, तो टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सलीवरी ग्लैंड, जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट है ना। सो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? टीथ और टंग सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है, मैस्टिकेट करता है ना। मिक्स अप द फूड थॉरोली, अच्छे से मिक्स करेगा। और म्यूकस इन सलाइवा, और सलाइवा में जो म्यूकस है वो हेल्प करते हैं लिब्रिकेशन मतलब लिब्रिकेट कर रहे हैं, तभी तो वो बॉल जैसे स्ट्रक्चर बोलस में कन्वर्ट होगा और फिर उस बॉल को आप कहाँ? ईसोफेगस में भेजोगे, है कि नहीं। सो ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड। एडहेरिंग का मतलब होता है जो फूड है पार्टिकल्स उनको एक दूसरे के साथ चिपकाना, चिपकेगा तभी तो बॉल। लड्डू वड्डू बनाते होगे ना, है ना, लड्डू कभी देखना, लड्डू जो लोग बनाते हैं, तो जो लोग लड्डू बनाते हैं उनमें आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों कि क्या होता है, जो लड्डू वाला पोर्शन है जब बनाते हैं तो उनको मिलाया जाता है ना, मिलाया जाता है, कभी घी तेल इन सब का यूज़ किया जाता है, लिक्विड, तो उनको क्या चिपकाया जाता है और वो बॉल में बनता है। तो बिल्कुल वही, तो यहाँ हमारे फूड को बॉल में कन्वर्ट कौन कर रहा है? यही कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो क्या हो रहा है? ये जो म्यूकस है वो क्या करता है? फूड को एडर करने में, सलाइवा जो है ये एडर करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। सो एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू बोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दे रहा है। और इस बोलस को देन कन्वर्ट टू दी फेरिंग्स, फेरिंग्स जाता है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, पता ही है, वहां से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में, एंड ईसोफेगस से कहाँ? बाय स्वॉलोइंग और डीग्लूटिशन, है ना, निगल आ जाता है तो ईसोफेगस में जाता है। और ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, मतलब ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते फूड आया, ठीक, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ अंदर की तरफ, इस तरह से देखो, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये नीचे गया, ये रिलैक्स हो गया। अब नीचे वाला पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे गया, नीचे जैसे ही जाता है ये रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। इसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पेरिस्टाल्सिस, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर वॉल। सो ईसोफेगस इस तरह से क्या करता है? बोलस को स्टमक में भेजता है, तो बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसे बोला जा रहा है पेरिस्टाल्सिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला जा रहा है बच्चों? पेरिस्टाल्सिस बोला जा रहा है, पहले ही मैंने बता दिया। नाउ आपको अच्छे से पता है कि स्टमक ईसोफेगस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि कंट्रोल करता है फूड के पैसेज को, कहां से कहां? ईसोफेगस से स्टमक में। ठीक है, नाउ द सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जो सलाइवा सिक्रीट हुआ है उसमें क्या होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से इसको लिखेंगे। सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन क्या? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स, Na+, K+, Cl- है कि नहीं, ये सारे क्या है बच्चे लोग? इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये आपको कहाँ मिलेगा? सलाइवा में, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दीज ऑल आर क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन सा मिलेगा? तो देख लीजिए, सैलिवरी या बाइलियस।
इसको सेलिवरी एमाइलेज के बहुत सारे नाम है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सलाइवा का कंपोजिशन, ठीक है, सलाइवा कंपोजिशन। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आ गया, प्लस और क्या आ जाएगा, एंजाइम्स, प्लस और क्या आ जाएगा, एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम आ जाएगा बच्चों, सेलिवरी अमाइलेज, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो तो लिखा ही हुआ है, या इसे बोलते हैं टाइलेज, ठीक है। और क्या बोलते हैं बच्चे लोग, अल्फा अमाइलेज, और क्या बोलते हैं, अल्फा अमाइलेज, टाइलिन बोलते हैं। देखिए, तो सेलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये भी एंजाइम है, क्या है आपका, लाइसोजाइम। तो ये आपका किस में मिल रहा है बच्चे लोग, सलाइवा में मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एंजाइम्स। सो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो पूछा जाएगा जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है। एंजाइम का काम होता है ब्रेक डाउन करना, अभी इतना ही समझिए, बाकी एंजाइम बायोमोलिक्यूल्स में भी बताएंगे। सो क्या होता है, तो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। कहाँ इनिशिएट होता है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं, यस, हाँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चे लोग, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रही थी मैं। तो सलाइवा सिक्रेटेड ओरल कैविटी में कंटेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ साथ में एंजाइम्स, कौन कौन सा, सेलिवरी अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज, जो भी बोलिए, एंड लाइसोजाइम, अनदर वन इज लाइसोजाइम। सो केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस तो हो गया चबाना, है ना, जिससे आप फूड को अंदर भेज रहे हो, फिर वॉल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या है ना, तो केमिकल प्रोसेस क्या है, तो वो स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी में। सो बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, यानी इसमें जो एंजाइम है सलाइवा में, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, इसीलिए बोला जा रहा है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, दैट इज सेलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो कितना परसेंट, 30% ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट का बना है, लैक्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होते हैं तो बनता है स्टार्च, ठीक है। तो इस इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम, मतलब इसको तोड़ा जाता है, और पॉलीसेकेराइड से इसको कन्वर्ट किया जाता है, पॉलीसेकेराइड से इसको कन्वर्ट किया जाता है बच्चों डाइसेकेराइड में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डाइसेकेराइड में। ऐसा क्यों है, डाई मतलब दो सेकेराइड, मैंने बोला ना सिंपलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड होता है, तो अभी सिंगल वाला नहीं हुआ, डाइसेकेराइड में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियल डाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड था स्टार्च, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डाइसेकेराइड यानी माल्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दो यूनिट है मोनोसेकेराइड्स के, वो मिलकर के आपका क्या बना रहा है, माल्टोज बना रहा है, ठीक है। सॉरी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो सेकेराइड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज के थ्रू, और ये जिस पीएच पे वर्क करता है दैट इज 6.8 फिक्स्ड है, ठीक है, 6.8 पीएच पे ये क्या करता है, वर्क करता है, इनटू अ डाइसेकेराइड माल्टोज, पहले मैंने बताया दैट इज डाइसेकेराइड माल्टोज। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, अरे भाई आप गंदे हाथों से खाना खा लोगे, जस्ट सोचो, आए कुछ लोग होते हैं जो क्या होता है गंदे हाथों से ही खाना खा लेते हैं, तो गंदे हाथों से बच्चों खाना खाओगे तो बैक्टीरिया जर्म्स भी तो जाएंगे फूड के साथ, तो उनको भी मारने का काम कौन करता है, ये लाइसोजाइम ही करता है। तो अब ये नहीं कि भाई गंदे हाथों से खा लो, गटर से पानी निकाल रहे हैं उसी हाथ से खाना खा लिया, अरे यार क्या मैं बोल रही हूँ बच्चों, नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं बस तो कुछ मान लीजिए आप क्लीन हाथ से खाना कीजिए, तो होता क्या है ना, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज को किल करने का काम लाइसोजाइम करता है, दैट इज यहाँ पे समझाने की कोशिश करी हूँ। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में होता है, एक्ट एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट, कुछ बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करने का काम करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। सो स्टार्च जो है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, पहले मैंने बताया, ये सेलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में ये पीएच 6.8 पे वर्क करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नाउ द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो फूड चला गया, ठीक है, फूड कहाँ चला गया, माउथ में, ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ डाइजेशन, ठीक है। माउथ में सलाइवा, सेलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला है, उस सलाइवा ने 6.8 पीएच पे स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, अब बोलस बन गया, बोलस जाएगा स्टमक में ईसोफेगस के थ्रू। तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चे लोग,
The mucosa of stomach. The mucosa of stomach has gastric glands. स्टमक का जो म्यूकोसा होता है इसमें क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। पहले ही मैंने बताया था म्यूकोसा, स्टमक के म्यूकोसा लेयर, स्टमक के म्यूकोसा लेयर में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 सेल्स मिलते हैं। जैसे सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल रहा था, उसी तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड से भी कुछ ना कुछ निकलेगा। अब कौन निकालेगा, तो कुछ सेल्स हैं इसमें, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो स्टमक का जो वॉल है, स्टमक के वॉल में जो म्यूकोसा लेयर है, सबसे अंदर का वॉल, वहां पे ये ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये क्या रिलीज करता है, तो म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट होगा। म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बच्चों, म्यूकस सिक्रीट करता है। बच्चों डोंट वरी, मैं आपको सबका ट्रिक सेशन में लेके आ ही रही हूँ। कुछ ट्रिक्स मैंने अपलोड किए हैं, कुछ और करते जाऊंगी, रेगुलर चैप्टर वाइज ट्रिक मैं लेके आऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ट्रिक से आपको सारे नाम्स भी याद होते जाएंगे ना। तो पहला म्यूकस नेक सेल जो कि क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल, ये क्या सिक्रीट करता है, विच सिक्रीट प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजेन एंड, अच्छा लास्ट वाला आ जाते पेराइटल सेल। मैंने सोचा इसमें पेराइटल कहाँ आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, म्यूकस नेक सेल पहला सेल, दूसरा पेप्टिक या चीफ सेल, और तीसरा पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल नाम से ही समझ में आता है म्यूकस सिक्रीट करेगा। पेप्टिक या चीफ सेल क्या, चीफ मतलब सबसे जरूरी अगर बोला जाए, देखो ना, अरे हमारे चीफ आ रहे हैं आज, समझ में आ रही बात, चीफ आ रहे हैं, चीफ हमारे चीफ गेस्ट आज ये हैं। तो बेसिकली चीफ मतलब जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, जिनका वैल्यू दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टमक की बात कर रहे हैं तो स्टमक में आपको याद रखना है कि प्रोटीन का डाइजेशन चीफ होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए कौन एंजाइम सिक्रीट करता है, चीफ सेल सिक्रीट करते हैं, पेराइटल सेल सिक्रीट, पेप्टिक सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है, पेप्टिक और चीफ सेल। विद सिक्रीट क्या, प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब क्या है, प्रो एंजाइम मतलब वैसे एंजाइम जो पहले इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं और जब एक्शन करना होता है तब वो एक्टिव होते हैं। मतलब प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम यहीं पे लिखेंगे। और इसमें क्या क्या हो जाएगा बच्चे लोग, पेप्सिनोजेन, ये एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि एक्टिवेट होगा, लेकिन उसके लिए स्पेशल कंडीशन होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होगा तभी एक्टिवेट होता है, और ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एंड बच्चों में पेप्सिनोजेन तो नहीं, प्रोरेनिन मिलता है जो कि मिल्क का डाइजेशन करता है। ये भी पॉइंट लिख लेंगे बच्चे लोग, स्टमक में प्रोरेनिन मिलता है, ठीक है, ये रेनिन में कन्वर्ट होगा और किसका हेल्प करता है, मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क डाइजेशन करता है। स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चे लोग, ठीक है। ये किसमें मिलता है बच्चे लोग, ये आपको मिलता है बच्चे में, ठीक है ना, एडल्ट नहीं, क्या लिखूं मैं, बेबी में मिलता है, ठीक है। यार मैं हिंदी भी भूल गई यार, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना। एडल्ट में आपको पेप्सिनोजेन मिलता है और बच्चे में, बेबी में जो होता है, बेबी लिख देती हूँ, ठीक है, बच्चे में क्या होता है, प्रोरेनिन मिलता है जो कि आपका मिल्क डाइजेशन में रोल प्ले करता है, इनएक्टिव एंजाइम है। एंड बच्चे पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, HCl, ठीक है, क्या सिक्रीट करता है बच्चों, HCl सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि मैंने बोला ना ये एक्टिवेट कब होंगे, जब मीडियम एसिडिक होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम करेगा। सो ये सिक्रीट होगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, एडल्ट्स में जो पेप्सिनोजेन है ये किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में, और ये जो है, सॉरी देखो मैंने बार बार मैं लिख रही हूँ गलत स्पेलिंग, ना किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, और ये किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में। यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ बच्चों लोग, प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। सो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोज्योर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा इससे पहले आ रहे थे, हाँ, सिक्रीट क्या, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इसको बोला जाता है, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है बच्चों।
नाउ द स्टमक स्टोर द फूड, स्टमक में फूड गया है, बकल कैविटी से थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, पार्शियल डाइजेशन स्टार्च का हुआ, इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचा, स्टमक के ये सारे सेल्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के ये सारे जो सेल्स है ये चीज सिक्रीट कर रहा है, देख लिया हमने। नाउ स्टमक जो है उसमें जो फूड है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। कहाँ कितने देर रहता है? 4 से 5 घंटे तक। क्लियर? 4 से 5 घंटे तक रहता है। नाउ द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, जो फूड होता है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? चर्निंग मूवमेंट, दैट इज मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल का जो चर्निंग मूवमेंट होता है उससे क्या हो जाता है? ये स्टॉप हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड काइम। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? काइम बोला जाता है। अब बोलस था, बोलस आया कहाँ? स्टमक में, एसिडिक हो गया, उसे बोलेंगे काइम। ठीक है, क्या हो गया? एसिडिक हो गया तो उसे हम बोलेंगे काइम। और ये जो चर्निंग मूवमेंट है दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल मूवमेंट। तो मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, ठीक है। नाउ द प्रो एंजाइम जो हमने देखा पेप्सिनोजेन, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम। पहले ही मैंने बताया किसमें? पेप्सिन में, ठीक है। ये क्या है? प्रोटियोलिटिक यानी प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ऑफ द स्टमक। तो पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में। देखो बच्चों, अब पूछोगे मैम आपने बोला था प्रोटीन तो कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में क्योंकि एंड प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है तो पहले एमिनो एसिड का लंबा चेन है, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ठीक है, ये अमीनो एसिड, इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के बनाए हैं क्या? प्रोटीन। अब बीच से टूट गया ये प्रोटीन डेरिवेटिव्स यानी प्रोटीएजेस पेप्टोन। पहले थोड़ा थोड़ा टूटेगा ना, एक लंबा चेन है तो आधा टूटा, फिर थोड़ा सा टूटा, थोड़ा सा टूटा, तो ये जो है ये टूटने का प्रोसेस जो है कंप्लीट क्या होता है? चलते रहता है। तो सबसे पहले तो प्रोटीएजेस यानी प्रोटीन डेरिवेटिव्स बना, प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स, इसे हम पेप्टाइड्स बोल रहे हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, म्यूकस ने एक सेल ने क्या सिक्रीट किया? म्यूकस। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट है प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल इपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइनेशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाउ HCl क्या करता है? प्रोवाइड द एसिडिक pH, जिसके कारण एक्टिवेट हो गए ये। सो ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। रेनिन इज अ, देखो मैंने बोला था, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, किडनी वाला लिख दिया मैंने। देखो बच्चों आप लोग गलती मत करना, मेरे से अक्सर ये गलती हो जाता है, ठीक है ना। सो रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। कहाँ प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है ऑफ इन्फेंट्स, बेबी इन्फेंट्स बोलिए यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा, इन्फेंट्स, ठीक है। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, जो कि किसमें हेल्प करता है? मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय, कुछ अमाउंट लाइपेज का भी सिक्रीट होता है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है बच्चों। नाउ वेरियस टाइप ऑफ, इसके बाद ये तो हम लोग ले लेते हैं, आगे बात करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय, मतलब अलग अलग तरह के जो मूवमेंट होते हैं ये होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्क्यूलरिस लेयर, ठीक है, ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में हमने देख लिया क्या हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, थोड़ा सा लाइपेजेस भी था, लिपिड का भी डाइजेशन हुआ, है ना। वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया है काइम। एसिडिक बोलस जब एसिडिक कंडीशन में आया तो बन गया काइम। अब काइम ट्रांसफर होगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्क्यूलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस मूवमेंट, ये मैकेनिकल प्रोसेस है, दिस मूवमेंट हेल्प इन थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विथ वेरियस सिक्रीशन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक और लीवर से हिपैटिक सेल्स है, तो हिपैटिक पैनक्रियाटिक जूस डक्ट के थ्रू आया है ना, पैनक्रियाटिक जूस भी, बाइल भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आया, तो सब मिक्सड होगा ना यहाँ पे। सो मूवमेंट हेल्प इन दी थोरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रीशन इन दी इंटेस्टाइन एंड देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन, और इससे क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करता है ना। So the bile, pancreatic juice and intestinal juice are the secretion. कहाँ रिलीज होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। एंड द पैनक्रियाटिक जूस
कंटेन क्या, इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन सा, यहाँ पे भी ट्रिप्सिनोजेन। ये एक्टिवेट कब होगा, जब मीडियम अल्कलाइन होगा। जैसे हमने पढ़ा इनएक्टिव एंजाइम प्रो एंजाइम कौन सा, पेप्सिनोजेन, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, यहाँ अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, ये सारे किसमें होंगे, पैंक्रियाटिक जूस में होंगे। ठीक है। एंड ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम, कौन सा एंजाइम, इंटेरोकाइनेज, जो कि सिक्रीट होता है बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा वॉल से। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट आ जाइए बच्चों पार्टी। अब देखो होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रिप्सिनोजेन है वो एक्टिवेट होता है बाय इंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करते हैं। और किसमें एक्टिवेट होगा, ट्रिप्सिन में। ये भी प्रोटीन डाइजेशन ही करता है। सो विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम, जो कि फिर ट्रिप्सिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक बार एक्टिवेट हो गया, ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया इंटेरोकाइनेज से, फिर ट्रिप्सिन खुद ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और बाकी अदर एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। दैट इज कॉल्ड ऑटो प्रॉपर्टी, मतलब ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, खुद ही क्या कर एक्टिवेट कर रहा है। तो विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है। तो बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम, बाइल भी जो आ रहा था हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये भी ड्यूडेनम में रिलीज होगा। कंटेन बाइल पिगमेंट्स, जिसमें क्या क्या होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्टेरॉल होंगे एंड फॉस्फोलिपिड, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होगा, यानी बाइल डाइजेशन नहीं करता है। बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, इतना याद रखिएगा। सो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरियस स्मॉल मिसल्स, छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज, बाइल किसको एक्टिवेट करता है बच्चों, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है ना। जस्ट मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। हाँ, ध्यान से देखिएगा। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथेलियम में क्या होता है बच्चों, गॉबलेट सेल होता है विच सिक्रीट क्या, म्यूकस एंड द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर हमने पहले पढ़ लिया था, है ना, ब्रश लाइक अपीयरेंस याद करो। सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, दोनों के सिक्रीशन कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटेराइकस। दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम, इस जूस में बड़े सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डाइसेक्राइड्स। ठीक है। डाइसेक्राइड्स में माल्टोज, डाइसेक्राइड मतलब दो मोनोसेक्राइड का यूनिट, जैसे कि माल्टेज। ठीक है। माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, एज लगा हो ना तो वो एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करेगा, जैसे माल्टेज है तो माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है। लाइपेज है तो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। सो डाइपेप्टाइडेजेस है, यानी पेप्टाइड को डाइजेस्ट करेगा। पेप्टाइड याद करो, प्रोटीएजेस पेप्टॉन्स, जो बना था कहाँ, स्टमक में, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था। तो अब यहाँ उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। लाइपेजेस लिपिड को करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस न्यूक्लियोसाइड को करेगा। ठीक है। तो द म्यूकस अलोंग विथ बाइकार्बोनेट, म्यूकस इसके साथ जो बाइकार्बोनेट है फ्रॉम दी पैंक्रियास, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट दी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, एसिड से, क्योंकि स्टमक तो एसिडिक था ना। अब ये जो है इसको अल्कलाइन कर देते हैं और तभी ट्रिप्सिनोजेन एक्टिव होगा। एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम, पीएच कितना होता है 7.8, याद रखना पीएच कितना होता है 7.8 फॉर इंजाइमेटिक एक्टिविटी। सब म्यूकोसल ग्लैंड यानी ब्रूनर्स ग्लैंड, इसके बारे में भी देख लिया हमने, ऑल्सो हेल्प इन दिस। नाउ प्रोटीन्स, प्रोटीओजेस एंड पेप्टॉन्स, यानी पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड क्या है, ये प्रोटीन है इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या नीचे दिया हुआ है, बच्चे लोग ध्यान से देखिए। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स कि प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस, ये सारे हैं प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस। ये जो हैं यहाँ पे अगर आप देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये किस में कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइड्स में। यानी ये सारे क्या हैं,
बहुत सारे अमीनो एसिड्स के बने हैं, तो इनको सबसे पहले डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, 2 अमीनो एसिड्स का चेन, ठीक है। सो ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, इनका काम है ना। कार्बोहाइड्रेट इज इन दी कान में जो कार्बोहाइड्रेट है आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसको कौन डाइजेस्ट करेगा? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। किसमें? तो पहले तो डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा, देन मोनोसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड है क्या? स्टार्च। तो अमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट किया किसमें? डाइसेक्राइड में, ठीक। फिर आ जाते हैं फैट्स। प्रोटीन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट देख लिया, देन फैट। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। फैट को कौन तोड़ता है? लाइपेज, विद द हेल्प ऑफ बाइल। किसके मदद से? बाइल के मदद से, इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। मैंने बताया था फैट्स जो होते हैं वो किसके बने हैं? ग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ना। तो फैट को लाइपेजेस ने डाइजेस्ट किया डाइग्लिसराइड में, देन बनता है मोनोग्लिसराइड्स। सो न्यूक्लियेजेस, देन आ जाते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस भी कहाँ है? पैनक्रियाटिक जूस से मिलता है। ये न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा टू फॉर्म क्या? न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, और फिर फर्दर इसका डाइजेशन होगा। सो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, उसको न्यूक्लियेजेस डाइजेस्ट कर रहा है किसमें? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को साइड कर देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, सो द एंजाइम इन दी सक्कस एंटेराइकस। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एंजाइम्स के बारे में, एक बार देख लेते हैं। हाँ, द एंजाइम इन दी सक्कस एंटेराइकस और एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट, जो भी बना है अब ये किस पे एक्ट करेगा? एंड प्रोडक्ट पे एक्ट करेगा ऑफ द अबव रिएक्शंस, जितना भी रिएक्शंस हमने पढ़ा है, टू फॉर्म क्या? रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब वैसे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा जिस फॉर्म से सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर ले, और फिर फर्दर क्या होगा? उसे एनर्जी रिलीज मिलेगा। सो दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन ऑकर वेरी क्लोज टू दी क्या? म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स सी, जैसा कि आप देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया बच्चे लोग, जो हमने इससे पहले देखा था। ध्यान से देखिएगा, डाइपेप्टाइड्स बना था, प्रोटीन को तोड़ने से क्या बना था? डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइडेजेस एक्ट करेगा और जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज अमीनो एसिड, ये फॉर्म हो जाएगा। पहले हमने डिस्कस कर लिया था। माल्टोज, ये भी क्या है? 2 यूनिट किसके? मोनोसेक्राइड्स के। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का बना है तो टूटेगा, माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं लैक्टोज। लैक्टोज पे कौन एक्ट करेगा? लैक्टेज, और इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देन आफ्टर आ जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज पे कौन एक्ट करेगा? सुक्रेज, और इसको ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये भी क्या है आपका? ये दोनों के दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्ट करेगा, इसको पहले तो इससे फॉस्फेट साइड करेगा तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, एंड देन न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेगा तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं डाई एंड मोनोग्लिसराइड। डाई एंड मोनोग्लिसराइड, तो ये जो है डाई और मोनोग्लिसराइड, इस पे लाइपेजेस एक्ट करेगा तो लास्ट में मिलेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि मैंने पहले बताया था, बड़े मॉलिक्यूल्स को का ब्रेकडाउन मेंशन्ड अबव ऑकर्स इन दी कहाँ? ड्यूडेनम रीजन। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में होगा। द सिंपल सब्सटेंसेस दस formed are absorbed in the jejunum। कहाँ absorb होगा? jejunum में, and ileum region of the small intestine। The undigested and unabsorbed, जो undigested unabsorbed substance है उसको पास कर दिया जाएगा कहाँ? large intestine में, ठीक है। No significant digestive activity occur in the large intestine। large intestine में कोई digestion नहीं होगा, maximum digestion small intestine। ये सारा जो हमने पढ़ा ये कहाँ हुआ है? small intestine में हुआ है। So The functions of large intestine are, क्या क्या functions हैं? जल्दी जल्दी से देख लेते हैं बच्चे लोग। large intestine के functions को देख लेते हैं, देखिएगा। The undigested, हाँ, the undigested unabsorbed substances are called feces। इंटर इनटू कहाँ इंटर करेगा? सिक्कम में। लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम में इंटर करेगा थ्रू इलियोसिकल वाल्व। किसके थ्रू? इलियोसिकल वाल्व के थ्रू, विच प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ फिकल मैटर, जो कि किसको प्रिवेंट करेगा? फिकल मैटर के बैकफ्लो को प्रिवेंट करेगा। इट इज टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, यानी ये टेम्पररी रेक्टम में स्टोर रहेगा, और जब भी रिफ्लेक्स आएगा तो क्या कर दिया जाएगा? इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। नाउ द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स,
ये किसके कंट्रोल में रहते हैं? न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में रहते हैं, यानी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में रहते हैं, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स का। The sight, smell और the presence of क्या? Food in the oral cavity can stimulate किसका सिक्रीशन? सलाइवा का, है ना। जैसे कि कुछ भी अच्छा बन रहा है तो सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता है। सो बेसिकली ये सारा जो कंट्रोल है ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय क्या? न्यूरल सिग्नल्स. So the muscular activities of different part of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both क्या? Local and through CNS यानी central nervous system. Hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by the कौन सा हार्मोन? Local hormone produced by gastric and intestinal mucosa. तो यहाँ पे तो आपका डाइजेशन का पोर्शन हो गया, मतलब किस तरह से डाइजेस्ट हुआ है। नाउ लास्ट पोर्शन आपका है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हुआ है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, देन आपका डिसऑर्डर्स रह जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट किए गए हैं, जो भी फूड क्या किए गए हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किए गए, उनका एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन क्या है? कैसा प्रोसेस है बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन से जो भी अमीनो एसिड हो गया, जो भी शुगर्स हो गए, बेसिस हो गए, उनको कहाँ पास डाउन किया जाएगा? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, कहाँ? ब्लड में, लिम्फ में। ठीक है, इट इज कैरीड आउट बाय, ये कैसे होगा? तो पैसिव यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, बिना एनर्जी यूज किए। एक्टिव एनर्जी का भी यूज होगा, प्रोटीन का फैसिलिटेट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब अलग अलग तरीके से इनका क्या किया जाएगा? ब्लड और लिम्फ के थ्रू सेल्स में भेजा जाएगा, एब्जॉर्ब कराया जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए लाइक क्लोराइड आयन, आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय कौन सा मेथड? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक, जिसमें किसी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। The passage of these substance into the blood depend upon the concentration gradient, किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। However, some of the substances जैसे कि fructose and some amino acids are absorbed with the help of carrier ions, जैसे कि सोडियम आयन, यानी बेसिकली इनका क्या हो रहा है? हेल्प हो रहा है। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेट कर रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट बात करते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ये भी आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये क्या करता है? वर्क करता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी, किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गए, मोनोसेक्राइड्स हो गए, लाइक क्या? ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नाउ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, तो इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा मुश्किल होता है। सो कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में डायरेक्टली ये क्या होते हैं? एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सो दे आर फर्स्ट कहाँ भेजा जाता है? इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, यानी मिसेस, जो कि बाइल करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाएगा, फिर वहां पे मैंने बताया था लैक्टिल एंड ऑल। सो दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरियस स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल, जिसे बोला जा रहा है काइनोमाइक्रोन, इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू, किसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं? लिम्फ वेसल, जो कि था लैक्टिल, पहले ही हमने ये चीज डिस्कस किया आज के क्लास के अंदर ही, इन दी विलाई। नाउ दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली ये क्या करते हैं? रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द, किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो कहाँ होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो उसका एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं बच्चे लोग, दिस समरी, एंड फिर आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा डिसऑर्डर।
ठीक है, तो जल्दी से समरी देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हम माउथ में बात करें तो माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, सर्टेन ड्रग्स, मेडिसिन एंड ऑल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ, जो कि माउथ के म्यूकोसा वॉल से क्या आते हैं, कॉन्टेक्ट में आते हैं, म्यूकोसा लेयर से, एंड आउटर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देयर। दूसरा, स्टमक की बात करें, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा एंड अल्कोहल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए सबसे पहले अगर जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया बच्चों, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, न्यूट्रिएंट। सो डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ये पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड किसी भी मेथड से होता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल एंड ड्रग्स टेक प्लेस। अब बच्चों दी एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस कहाँ पहुंच जाएगा, टिश्यूज में, विच यूटिलाइजेस, फिर टिश्यूज में क्या होगा, इसका यूज होगा देन फॉर देयर एक्टिविटीज, जो भी अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए तो फूड का ऑक्सीडेशन होना है, वो ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं इनटू द कोहेरेंट फीसेस इनटू द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स आता है, ठीक है ना, causing an urge or desire for it removal. So the ejection of fecal matter outside through the anal opening किसके थ्रू होता है, anal opening के थ्रू होता है, इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन। इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस, अगर वॉलेंट्री नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता, कहीं पे भी रिफ्लेक्स आ जाता और कुछ भी हो जाता। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है बच्चों, वॉलेंट्री प्रोसेस है एंड इज कैरीड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये इसके साथ ही आपका ये वाला जो टॉपिक है ना ये होता है एंड बस लास्ट पोर्शन हम देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं बच्चे लोग डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नहीं हो रहा है, यानी द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन किसका, इंटेस्टाइनल ट्रैक का, ये एक क्या है बेसिकली मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है इसका, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, इन सब के कारण होता है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जॉन्डिस, क्या होता है इस केस में, लीवर इफेक्ट होता है, स्किन और आईज का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, क्यों, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट यानी बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो पिगमेंट्स है उनका एक्सेस डिपोजिशन अगर हो जाए तो उसके कारण ये बीमारी होता है, डिसऑर्डर होता है, दैट इज जॉन्डिस। आफ्टर दैट लास्ट आगे बच्चे लोग, ये आपका लास्ट स्लाइड है, तो डिसऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वॉमिटिंग। क्या होता है, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, माउथ के थ्रू क्या होता है, स्टमक कंटेंट बाहर आता है। सो दिस रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय, इसको कौन कंट्रोल करता है, वॉमिट सेंटर इन दी मेडुला, जो कि कहाँ लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में। सो फीलिंग ऑफ नोजिया यानी वॉमिटिंग की फीलिंग आना एंड उसके बाद क्या होता है, वॉमिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर डायरिया। डायरिया क्या है बच्चे लोग, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवेल मूवमेंट, यानी जो आपका फूड है, बॉवेल मूवमेंट है वो इरेगुलर हो रहा है, एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज, यानी फिकल मैटर के थ्रू लिक्विड ज्यादा डिस्चार्ज होते हैं इस केस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरिया। एंड इट रिड्यूसेस क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इससे फूड का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण डायरिया होता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन जो फिसेज है आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, कहाँ रहते हैं, रेक्टम में ही रहते हैं, एज द बॉवेल मूवमेंट ऑकर इरेगुलरली, इस केस में भी बॉवेल मूवमेंट सही तरीके से नहीं होता है। तो इस केस में बच्चों फाइबर फूड का ज्यादा यूज करने से ये सही हो सकता है। इन डाइजेशन, अब सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, हमेशा ऐसा लगेगा कि आपका पेट क्या है, फुल है। तो इस ये इनडाइजेशन का है, यानी द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, मतलब प्रॉपर तरीके से जो हमने पढ़ा कि कौन सा कहाँ से एंजाइम सिक्रीट होता है वो नहीं हो रहा होता है, तो उस केस में ये होता है एंजाइटी होता है, फूड पॉइजनिंग या ज़्यादा खाने से या ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से।
तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था बच्चों, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हम लोगों ने उसको कर लिया खत्म। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हम यहीं पे करते हैं एंड। इसमें अगर इसका जो भी हमने पीडीएफ लिया वो आपको हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को, और आगे भी इसी तरह एनसीईआरटी का सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक यू।